रेप्लिकेशन की पहली स्टेप अनवाइंडिंग थी। सेकंड स्टेप अब हम समझ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। नई चेन का फॉर्मेशन कैसे किया जाए। जब बच्चों न्यू चेन का फॉर्मेशन होता है तो इस न्यू चेन का फॉर्मेशन हमेशा 5 डेज टू 3 डेज डायरेक्शन में होगा। यानी जब भी नई चेन बनेगी हमेशा डायरेक्शन तो 5 डेज टू 3 डेज होगी। जैसे बच्चों ये डीएनए की स्टैंड है, ये डीएनए की दोनों स्टैंड है। ये स्टैंड तो ओल्ड स्टैंड, यहाँ से रेप्लिकेशन चालू हुआ था, साइड का नाम और आई साइड। अब यहाँ पर इस तरह से ये नई चेन बनानी है, ये नई चेन बननी है। तो जो नई चेन बनती है इसकी डायरेक्शन हमेशा, नई चेन बनने की डायरेक्शन हमेशा 5 डेज टू 3 डेज होगी। मतलब जो न्यू चेन बनती है वो 5 टू 3 बनती है। और आई साइड से इधर भी रेप्लिकेशन होता है और इधर भी रेप्लिकेशन होगा, यहाँ पर भी रेप्लिकेशन होगा। क्योंकि बच्चों डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए तो इधर भी था, तो इधर भी रेप्लिकेशन होता है। ओआरआई साइड से दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है और दोनों डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है बाई डायरेक्शन। तो रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। अब बात आती है जो नई चेन बनती है, इस नई चेन को बनाने वाला एंजाइम कौन सा होगा। नई चेन बनाने के लिए यहां पर मेन एंजाइम जो यूज किया जाता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एक बात मुझे बताओ, अगर यहां पर पुरानी चेन में यहां पर ग्वानिन लिखा है, अगर पुरानी चेन की बात करें यहां ग्वानिन लिखा है, तो नई चेन में कौन आएगा। नई चेन में यहां पर आप कहोगे कि सर यहां पर साइटोसिन आएगा। आपने ये साइटोसिन कैसे कहा, पुरानी चेन। तो ये जो ओल्ड चेन होती है इसी ओल्ड चेन पर डिपेंड होके नई चेन बनती है। मतलब यहां जो एंजाइम है इस पुरानी चेन की हेल्प से नया चेन बनाता है। तो पुरानी चेन पर डिपेंड होता है, इसलिए इसको कहते हैं पुराने डीएनए पर डिपेंड होने वाला पॉलीमरेज। इसे नाम दिया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एक बार फिर समझना, नई चेन बनाने वाला एंजाइम, नई चेन बनाने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज नई चेन बनाता है, लेकिन ये पुराने डीएनए पर डिपेंड होकर बनाता है और पुराने डीएनए पर डिपेंड होकर बनाता है, इसलिए नाम दिया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ऐसा नाम क्यों दिया, क्लियर हुआ सबको। अच्छा, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में देखें तो अलग अलग टाइप के हैं। प्रोकैरियोट में ये 3 टाइप्स के होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में ये 5 टाइप्स के होते हैं। प्रोकैरियोट में जो 3 टाइप्स है उसमें पहला आता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अच्छा, इसका पूरा नाम दे तो यही होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इस तरह से नाम दिए जाते हैं। अच्छा, ये 1 2 3 ये तो प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में 5 टाइप्स होते हैं, उसमें होता है जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरह से अल्फा बीटा गामा इस तरह से चलती है। लेकिन आपको यूकैरियोट के डीएनए पॉलीमरेज से कोई मतलब नहीं है, हमें उसको याद करना ही नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है, ये समझो आप। तो प्रोकैरियोट वाले इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोट से हमें मतलब नहीं है। अच्छा, प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 3 है। कौन कौन से, 1 2 एंड 3। अब बात आती है इस 1 2 और 3 के क्या क्या फंक्शन होते हैं, उनको हम समझे। डीएनए पॉलीमरेज 1 2 और 3 इनके फंक्शन यहां लिखे। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसकी डिस्कवरी कॉर्नबर्ग साइंटिस्ट ने की थी। कॉर्नबर्ग ने की थी तो इसको हम कॉर्नबर्ग एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, एक तरह का कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहलाता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, लिस्ट रोल इन रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन में सबसे कम रोल रखता है। रेप्लिकेशन में कई एंजाइम का रोल है, जैसे हेलिकेस का भी रोल होता है, एसएसबी रोल होता है, टोपोआइसोमरेज होता है, और भी आगे हम समझेंगे और भी एंजाइम काम में लिए जाते हैं। लेकिन इन सब में सबसे मिनिमम रोल डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का है। मतलब सेकंड का रोल रेप्लिकेशन में सबसे कम होता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसे कहा जाता है मेन एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन। इसे इसीलिए रेप्लिकेस के नाम से भी जानते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को ही रेप्लिकेस भी कहा जाता है, यही रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है। अच्छा, मेन एंजाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डीएनए की लंबी लंबी चेन बनाता है, तो इसीलिए रेप्लिकेशन में मेन रोल इसका होता है। तो रेप्लिकेशन में मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। प्रोकैरियोट में 3 तरह के पॉलीमरेज थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इनमें से थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही लंबी चेन बनाने में यूज होता है। इन तीनों के क्या क्या फीचर है कंपेयर करते हैं। सबसे पहला फीचर 5 डेज 3 डेज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है चेन फॉर्मेशन, मतलब चेन बनना, यह कहलाता है पॉलीमराइजेशन। अच्छा, चेन बनने से मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है, अब हमें यहां पर चेन बनानी है। तो आप जानते हो ए है तो ए के सामने यहां पे आ गया टी के सामने यहां पे आएगा ए, फिर यहां आएगा जी, फिर यहां सी, फिर जी, ये यहां पर ए। इस तरह से ये चेन बनती जा रही है और ये चेन का बनना ये कहलाता है पॉलीमराइजेशन।
अच्छा, जब ये पॉलीमराइजेशन होता है तो यहाँ पर 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं 5 days 3 days पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर बनना, चेन बनना, ये चेन बनना यही पॉलीमराइजेशन कहलाता है। अब बात आती है ये चेन बनाने की पावर इन तीनों में से किसके पास है। अगर हम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करें तो ये भी चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, सेकंड भी कर सकता है, थर्ड भी कर सकता है, मतलब तीनों ही चेन बना सकते हैं। लेकिन खास बात, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये शॉर्ट चेन का फॉर्मेशन करता है, मतलब छोटी चेन बनाना हो तो उसके लिए बेस्ट है, छोटी चेन बनाना हो तो इसके लिए बेस्ट है। तो कहीं पर गैप को फिल करना है, छोटी चेन बनाना है, तो वहां ये काम आता है, इसीलिए इसको गैप फिलिंग एंजाइम भी कहते हैं। क्लियर। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड ये भी छोटी चेन बनाता है। अच्छा, थर्ड का काम आता है फॉर्म लॉन्ग चेन। एक बात मुझे बताइए, डीएनए छोटा मॉलिक्यूल होता है या बड़ा? आप जानते हैं डीएनए तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, और डीएनए बड़ा मॉलिक्यूल है तो यहां लंबी लंबी चेनें बनानी पड़ेगी। ऐसे यहां पर काफी लंबी चेन बनानी पड़ती है, और ये लंबी चेन बनाने में कैपेबल होता है थर्ड, इसीलिए कहते हैं कि यही थर्ड रेप्लिकेशन का सबसे मेन एंजाइम है, क्योंकि ये लॉन्ग चेन बनाने में कैपेबल है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैं आपसे पूछता हूं, छोटी चेन बनाना हो तो फर्स्ट और सेकंड, लंबी चेन बनाना हो तो थर्ड। अच्छा, छोटी चेन में फर्स्ट और सेकंड है, इनमें से भी मेन रोल फर्स्ट का है, सेकंड तो बड़ा आलसी है, यह तो बहुत ही कम रोल रखता है। यह रोल तब रखता है जब ये फर्स्ट और थर्ड ना हो, फर्स्ट थर्ड सेल में नहीं है तब जाके सेकंड काम करता है, तो सेकंड तो बहुत आलसी है, इसको तो आप भूल ही जाए। यानी इतना याद रखो, छोटी चेन बनाने के बारे में पूछा जाए तो फर्स्ट, और लंबी चेन बनाने के बारे में पूछा जाए तो थर्ड। क्लियर। अगला पॉइंट आता है रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को रिमूव करना। ये आरएनए प्राइमर क्या होता है, क्यों इसको रिमूव करते हैं, इसके बारे में आगे हम मैकेनिज्म में समझेंगे। अभी इतना ध्यान रखो, रेप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाद में इसको हटाया जाता है। इसको हटाने का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यस कर सकता है, सेकंड में ये पावर नहीं है, थर्ड में ये पावर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आरएनए प्राइमर को कौन रिमूव करता है, तो आरएनए प्राइमर को रिमूव केवल फर्स्ट करता है, सेकंड और थर्ड ये आरएनए प्राइमर को रिमूव नहीं कर सकते, इनमें आरएनए प्राइमर को रिमूव करने की पावर नहीं होती है। क्लियर। अगले नंबर पे आता है, ये बाकी बात में समझेंगे, आरएनए प्राइमर क्या चीज है बाद में सिखाएंगे। डीएनए रिपेयर। रिपेयर से मतलब होता है कि कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, कहीं कोई गलती हो जाए, तो उस गलती को ठीक करना, ये डीएनए रिपेयर कहलाता है। जैसे आप बच्चों इस तरह से समझ सकते हैं, अगर मैंने आपको डीएनए की एक स्ट्रैंड दी और मैं कहूं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लिखो, सबको लिखना आता है, यहां ए है तो सामने यहां टी ए इस तरह से आता जाएगा, ये बच्चों यहां पे आता गया, लिख सकते हैं। जब आप इस डीएनए को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे बच्चों एक जगह गलती हो गई, दिख रहा है। गलती क्या हुई कि जी के सामने आना तो सी चाहिए था, जी के सामने यहां पर आना सी चाहिए था, क्योंकि जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी है, लेकिन यहां पर आ क्या गया ए। अब इस जगह पर मिस्टेक हो गई साहब। अब इस मिस्टेक को ठीक करना है, मिस्टेक को ठीक करना यही कहलाता है रिपेयर। यानी यहां से इस ए को हटा के करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है। यह काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है, सेकंड भी कर सकता है, लेकिन मेन रोल फर्स्ट का होता है। अब फर्स्ट क्या करता है, इस गलत न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा, यहां से हटा दिया, और जो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड है अब उसको लगाएगा। तो गलत को हटा के करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को यहां अटैच करने का काम ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी कर सकता है, सेकंड कर सकता है, लेकिन मेन फर्स्ट। यानी फर्स्ट मेन काम करता है। तो कई बार कहा जाता है रिपेयर का मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये रिपेयर का काम ये थर्ड वाला नहीं कर सकता। रिपेयर फर्स्ट सेकंड कर सकते हैं, थर्ड नहीं कर सकते। एक बार फिर सुन लेना, आरएनए प्राइमर को रिमूव फर्स्ट करता है, सेकंड थर्ड नहीं। रिपेयर का काम फर्स्ट सेकंड कर सकता है, थर्ड नहीं। नेक्स्ट आता है 5 days 3 days एक्सोन्यूक्लियस। दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है, जैसे बच्चों ये डीएनए है, ये डीएनए यहां पर है, अगर इस डीएनए को बीच से कट करे, बीच से या यहां इंटरनली कट करे, तो उसको कहा जाता है एंडोन्यूक्लियस। एंडो मतलब इनसाइड, तो अंदर से कट करने वाला एंडो होता है, जबकि यहां टर्मिनल से कट किया जाए, बिल्कुल टर्मिनल से, तो उसको एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। यानी एंड से जो कट लगाता है उसको कहा जाता है एक्सो, और इंटरनली कट लगाता है उसको कहा जाता है एंडो। यहां पर हम बात समझने जा रहे हैं 5 days 3 days एक्सोन्यूक्लियस। तो पहले वर्ड क्लियर होना चाहिए, एक्सो मतलब टर्मिनल से कट करने वाला,
जैसे इसको आप ऐसे समझिए, ये बच्चों आपके सामने एक डीएनए दिया है। अब यहां पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आया, इसने क्या किया, यहां पर आकर इसको कट किया। अच्छा, पहले इसने एडेनिन को कट किया, फिर इसने थाइमिन को कट किया। ये ऐसे कट करता जा रहा है। डायरेक्शन बोलो बच्चों, एंड से कट कर रहा है, मतलब एक्सोन्यूक्लियस। कौन सी डायरेक्शन, 5 to 3, तो इसलिए बन गया 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस। क्यों, कहा समझ में आया? एंड से काटता है इसलिए एक्सोन्यूक्लियस, डायरेक्शन 5 to 3 फॉलो कर रहा है, तो नाम बन गया 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस कहा जाता है। अब बात आती है 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस पावर किसके पास है? ये पावर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास है, यस है, लेकिन सेकंड और थर्ड के पास ये नहीं है। मतलब ये पावर केवल और केवल फर्स्ट के पास होती है, और इसी पावर की वजह से ही ये आरएनए प्राइमर को हटाता है। हम कहते हैं आरएनए प्राइमर को केवल फर्स्ट ही हटा पाता है, क्योंकि इसके पास एक स्पेशल पावर होती है 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस, और इसी पावर से ही यह प्राइमर को रिमूव करा पाता है। यह पावर सेकंड और थर्ड के पास नहीं होती, ये पावर नहीं होती है। क्लियर? अगला पॉइंट, 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस। 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है, अच्छा यहां से कट लगा, यहां कट लगा है, एंड से काट रहे हैं, बताओ एक्सो, ये एंड से काटा मतलब एक्सोन्यूक्लियस, फिर इसको कट किया एक्सो, लेकिन ये डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, कौन सी, 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस। अरे बात समझ में? ये पावर 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस पावर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के पास होती है। जो बातें यहां समझाई, क्लियर हुई? 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस केवल फर्स्ट के पास है, लेकिन 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस ये तीनों के पास ये पावर होती है। जो बातें इनकी समझाई गई, ये बातें अच्छे से याद रखें। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। शॉर्ट चेन बनाना है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, लॉन्ग चेन बनाना है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, प्राइमर हटाना है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, रिपेयर करना है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड दोनों, लेकिन मेन फर्स्ट। अच्छा, अगर हमें 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी की बात करें, तो फर्स्ट के पास 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस तीनों के पास होती है। तो इस तरह से यहां पर क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से मेन तो ये याद रखना, पॉलीमराइजेशन वाली बात और प्राइमर को हटाने वाली बात, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये बातें आप अच्छे से ध्यान रखें। ये एंजाइम है। अब बात आती है एंजाइम की प्रॉब्लम। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों की एक कॉमन प्रॉब्लम है। तीनों की कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि ये तीनों ही कांट स्टार्ट रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। ये इनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तीनों की प्रॉब्लम है, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तीनों की एक कॉमन प्रॉब्लम है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। इसको बच्चों आप ऐसे समझिए, ये डीएनए की दोनों स्टैंड ओपन हो गई, इधर 3' एंड है, इधर 5' एंड है। अब यहां पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को बिठाया, फर्स्ट को भी बिठाया, सेकंड को भी बिठाया, थर्ड को भी बिठाया, तीनों को बुलाया गया, तीनों को बिठाया गया, और तीनों से कहा कि यहां चेन बनाओ, तीनों से कहा चेन बनाओ। इन तीनों ने ही चेन बनाने से मना कर दिया, मतलब तीनों ने यहां चेन बनाने से मना कर दिया। तीनों का इतना सा कहना है कि हम यहां चेन तो बना सकते हैं, लेकिन यहां पर पहले कोई स्टार्ट करके दे दे, क्योंकि इन तीनों को यहां बैठने के लिए, यहां इस जगह पर यहां बैठने के लिए इन्हें एक बेस चाहिए होता है। मतलब इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे बच्चों मान लीजिए ये यहां पर स्टैंड है, अब यहां पर नई चेन बनानी, नीचे की तरफ अब नई चेन बनानी है, तो यहां पर इनको बैठने के लिए एक बेस चाहिए होता है, यहां एक बेस चाहिए। अगर वो बेस ही नहीं है, अगर यहां बेस नहीं है, तो ये बैठ नहीं पाते, क्योंकि उस बेस को होल्ड करके बाइंड होते थे और फिर ये चेन बनाते थे। यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको बैठने के लिए यहां पर एक बेस की रिक्वायरमेंट होती है, स्टार्ट करने के लिए एक बेस चाहिए। अब बात आती है ये बेस यहां पर कौन बना के दे, मतलब यहां पर बेस कौन बनाए, ये बात अब हमें समझनी है। अगर यहां हमें बच्चों बेस बनाना है, तो बेस बनाने के लिए यहां पर जरूरत पड़ती है एक स्पेशल एंजाइम की, जिसका नाम है प्राइमेज। प्राइमेज ये एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज है, और यही आरएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। ये बच्चों यहां पर आरएनए, यहां पर ये आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। आरएनए प्राइमर मतलब शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए होती है। इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले ये प्राइमेज आकर यहां जुड़ता है, यहां प्राइमेज आकर जुड़ता है। मान लीजिए बच्चों ये प्राइमेज आके यहां बैठ गया, और इस प्राइमेज ने आके बैठने के बाद यहां पर इसने ये आरएनए का एक प्राइमर बनाया, ये आरएनए का एक प्राइमर डेवलप किया, और आरएनए का ये जो प्राइमर कहलाता है, इसी को
आरएनए का जो प्राइमर बना है इसी की हेल्प से यहां रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। मतलब ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए प्राइमर चाहिए, और इस प्राइमर को बनाने वाला कौन सा एंजाइम है? प्राइमेज। बच्चे बहुत गलती करते हैं, प्राइमर इसको कहा जाता है, ये प्राइमर है, लेकिन इसको बनाने के लिए यहां जो एंजाइम लगा होगा उसका नाम प्राइमेज है। अच्छा, बना क्या रहे? आरएनए। तो प्राइमेज को ही कहा जाता है एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये आरएनए का पॉलीमर बनाता है। अब क्वेश्चन आता है आरएनए प्राइमर क्या चीज है? तो इतना याद रखना, आरएनए प्राइमर आरएनए की शॉर्ट चेन है। आरएनए की जो छोटी चेन होती है उसी को हम आरएनए प्राइमर, और आप देख भी रहे एक छोटा सा टुकड़ा यहां बना है, इसी को हम आरएनए प्राइमर कहते थे। अब बताओ, क्या एक बेस तैयार हो चुका है? अब यहां पर डीएनए पॉलीमरेज, यहां पर डीएनए पॉलीमरेज, अब इस बेस को यहां पर ऐसे होल्ड करेंगे, ऐसे बेस को होल्ड करेंगे, और होल्ड करके अब यहां नई चेन बना सकते हैं। वो यहां पर ऐसे नई चेन बनाते जाएंगे। अब ध्यान देना, ये जो नई चेन बन रही है, लंबी चेन बन रही है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से कोई भी बना सकता है। यहां पर ये चेन बनाते जाएंगे, लेकिन ये स्टार्ट करने का काम आरएनए प्राइमर ने किया है। तो क्वेश्चन आता है आरएनए प्राइमर का रोल क्या है? तो आरएनए प्राइमर का रोल है स्टार्टिंग ऑफ रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराता है। एक बार फिर ध्यान सुनना, क्या सीखा हमने? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की एक कॉमन प्रॉब्लम, स्टार्ट नहीं कर सकते थे। तीनों की कॉमन प्रॉब्लम, स्टार्ट नहीं कर सकते थे। चेन तो बना सकते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट करने के लिए फिर बुलाया गया प्राइमेज को, जिसने यहां आरएनए का टुकड़ा बनाया जिसका नाम आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर बनने के बाद आगे की चेन फिर ये डीएनए पॉलीमरेज बना सकते हैं। यानी रेप्लिकेशन को स्टार्ट इनिशिएट करने में प्राइमेज का रोल होता है। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई सबको? एक लास्ट एंजाइम और इसमें काम में लिया जाता है, डीएनए लाइगेज। लाइगेज का रोल क्या होता है? मान लीजिए बच्चों, डीएनए की एक स्टैंड ये है और ये स्टैंड यहां पर इस तरह से है। अब इस स्टैंड में यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें यहां पर एक गैप है, मतलब यहां पर इनको चिपकाना है। तो इनको चिपकाने के लिए डीएनए लाइगेज आता है। अब ये डीएनए लाइगेज आकर इनको इस तरह से यहां पर ज्वाइन कर देता है। मतलब दो फ्रेगमेंट्स को ऐसे चिपकाना हो तो उनको चिपकाने में लाइगेज का रोल है। तो लाइगेज ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट। लाइगेज वर्ड आती है हमेशा याद रखो, ज्वाइन करने वाला। अब डीएनए लाइगेज है तो डीएनए को ज्वाइन करेगा, आरएनए लाइगेज है तो आरएनए को ज्वाइन करेगा। इस तरह से नाम दिया गया। अच्छा, रेप्लिकेशन में कौन से एंजाइम काम आ रहे हैं एक बार फिर समझना। तीन तरह के पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, इनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला प्राइमेज, और एक और एंजाइम था डीएनए लाइगेज। तो कौन सा एंजाइम कहां कहां रोल रखता है, ये सब बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। डीएनए रेप्लिकेशन में अभी तक बच्चों हमने ये समझ लिया है कि इसमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होने वाले हैं। इसमें हमने सीखा था कि इसमें अनवाइंडिंग के अंदर हेलिकेज का रोल था, एसएसबी का रोल था, टोपोआइसोमरेज का रोल था। और जब नई चेन बनाते हैं तो उसमें डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 भी थे। उन तीनों की एक कॉमन ड्रॉबैक सीखी थी कि वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर पाते। इसीलिए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए एक एंजाइम यूज़ किया गया था, प्राइमेज, जिसने आरएनए प्राइमर बनाया था, और एक एंजाइम और था डीएनए लाइगेज, जिसने ज्वाइनिंग का काम किया था। ये बातें अभी तक हम सीख चुके हैं कि कौन कौन से एंजाइम हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म के टाइम पर एक बात मुझे बताइए, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से ये डीएनए है। यहाँ पर अगर डीएनए की अगर हम बात करें, ये यहाँ पर डीएनए है। इस डीएनए के अंदर यहाँ पर इस स्टैंड के अंदर थाइमिन है, ओल्ड चेन के अंदर थाइमिन है। तो जब नई चेन बनेगी तो इस नई चेन में यहाँ पर आप जानते हैं एडेनिन आएगा, यहाँ पर नई चेन के अंदर से एडेनिन आएगा, टी के सामने ए आएगा। लेकिन ये ए अकेला नहीं आता, इस ए के साथ यहाँ पर ऐसे शुगर और 3-फॉस्फेट के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। 3-फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मतलब ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आता है। यानी जब भी नई चेन बनाते हैं, नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आता है। अब ये जो ट्राइफॉस्फेट आता है, इस ट्राइफॉस्फेट के यहाँ पर ड्यूअल फंक्शन होते हैं। ड्यूअल से मतलब ये 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या ये है, ध्यान समझिएगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो आता है, यहाँ पर ड्यूअल पर्पस करता है। ड्यूअल पर्पस से मतलब होता है कि इसके 2 फंक्शन है। इसमें पहला फंक्शन होता है एक्टिंग एज सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम, ये एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का वर्क करते हैं। एंड सेकंड, प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के लिए ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या मतलब, इसको और अच्छे से हम समझिए। जैसा आपको समझाने के लिए, ये बच्चों यहाँ ट्राइफॉस्फेट है। ट्राइफॉस्फेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 3-फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है। यहाँ जो शुगर है, ये शुगर डीऑक्सीराइबोज है,
और डीऑक्सीराइबोज है, इसलिए इसको लिखा गया डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, शॉर्ट में इसको हम डीएटीपी लिख देते हैं। अब ये जो डीएटीपी आया है, ट्राइफॉस्फेट आया है, इस ट्राइफॉस्फेट पर एंजाइम वर्क करेगा। मतलब एंजाइम यहां पर आता है डीएनए पॉलीमरेज, और यही डीएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर एक्ट करता है। आप लोग सभी जानते हैं एंजाइम जिस पे वर्क करता है उसको कहा जाता है सबस्ट्रेट। तो यहां ये एंजाइम है तो ये एक तरह से यहां पर बन जाएगा इसके लिए सबस्ट्रेट। तो ये ट्राइफॉस्फेट यहां पर सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, किसके लिए? एंजाइम के लिए। तो एक बात अच्छे से रखना, ट्राइफॉस्फेट का पहला फंक्शन एक्ट एज ए सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम पूछे तो डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज जब इस पे वर्क करता है तो इन दोनों फॉस्फेट, ये जो दोनों फॉस्फेट 1 और 2 है, इन दोनों फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है। अच्छा, जब बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहां पर एडेनिन शुगर फॉस्फेट और ये 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं। यहां पर ये जो 2 फॉस्फेट रिलीज हुए इन्हीं को आप कहते हैं पायरोफॉस्फेट। फिर ये पायरोफॉस्फेट के बीच का फॉस्फेट वाला बॉन्ड, ये जो बीच वाला बॉन्ड है, ये ब्रेक होता है, और ये ब्रेक होके फाइनली प्रोवाइड करता है एनर्जी। आप सभी जानते हैं एटीपी जब टूटेगा तो अल्टीमेटली एनर्जी मिलती है। तो यहां पर इस ट्राइफॉस्फेट ने अल्टीमेटली एनर्जी भी प्रोवाइड की। तो अगर हम कहें ट्राइफॉस्फेट के यहां पर ड्यूअल फंक्शन है, ड्यूअल से मतलब 2 फंक्शन है, उसमें फर्स्ट फंक्शन होता है कि ये ट्राइफॉस्फेट इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है, और सेकंड फंक्शन ये ब्रेक होकर फाइनली क्या देता है? एनर्जी, और यही एनर्जी रेप्लिकेशन में यूज होगी, पॉलीमराइजेशन में यूज होती है। इस बात को अब हम और अच्छे से यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। आपको समझाने के लिए बच्चों यहां पर ये डीएनए को ड्रॉ किया हुआ है। आपको समझाने के लिए डीएनए यहां पर ड्रॉ कर दिया गया। ये बच्चों डीएनए है। इस डीएनए में ये 3' एंड है, 5' एंड है। ये बच्चों ओआरआई साइट है। यहां मान लीजिए कि इस जगह पर ये यहां पर ओआरआई साइट है। अब इधर भी रेप्लिकेशन होगा, डीएनए इधर भी है तो इधर भी रेप्लिकेशन होता है। ओआरआई साइट से इधर भी रेप्लिकेशन किया जाएगा और इधर भी रेप्लिकेशन किया जाएगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है। तो आप लोग ये याद रखना, रेप्लिकेशन बाय डायरेक्शन प्रोसेस है। हाँ, हम समझते केवल एक ही डायरेक्शन में, समझेंगे केवल एक डायरेक्शन में, लेकिन सेम प्रोसेस इधर भी हो रही होगी। आपको समझाने के लिए केवल एक डायरेक्शन आपको समझा रहे हैं, लेकिन होगा ये बाय डायरेक्शन। अच्छा, यहां पर 3' है। अगर मैं यहां पर डॉट लगाऊं और यहां पर डॉट लगाऊं, सोच के बताना, यहां 3' है तो यहां पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा? 5', और यहां 5' है तो कॉम्प्लीमेंट्री 3'। एक बात दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए, जब भी नई चेन बनती है डायरेक्शन हमेशा 5' to 3' ही होती है। अच्छा, 5 to 3 क्यों होता है इसके बारे में हम समझेंगे भी कि ऐसा क्यों होता है। अभी ध्यान दीजिए, नई चेन जब भी बनेगी हमेशा 5 to 3 बनेगी। अच्छा, इधर 5 है तो इधर जो होगा 3 होगा, मतलब यहां ऐसे नई चेन बना सकते हो। हाँ, यहां पर देखो 3', यहां डॉट लगाता तो यहां बनता 5', और हम सोचे कि ऐसे चेन बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी भी 3 to 5 चेन नहीं बनेगी। नई चेन बनना हमेशा 5 to 3 होता है। और ये बात हमेशा याद रख लो, चाहे हम डीएनए की चेन बनाएं, आगे जब हम आरएनए की चेन बनना समझेंगे तब भी यही बात अप्लाई होगी। चाहे डीएनए बनाओ चाहे आरएनए बनाओ, नया तो हमेशा 5 to 3 ही बनता है। 5 to 3 क्यों बनता है उसका रीजन भी हम सीखेंगे। अब यहां पर ये बच्चों 5' है, मतलब यहां पर हमें नई चेन बनानी है। नई चेन बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 तीनों को बुलाया गया, तीनों को यहां बिठाया गया, मतलब फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को, तीनों को यहां बिठाया गया, और तीनों से कहा गया कि रेप्लिकेशन करो। तीनों से कहा रेप्लिकेशन करो। इन तीनों ने ही रेप्लिकेशन करने से मना कर दिया। तीनों का कहना है कि हम यहां रेप्लिकेशन तभी कर सकते हैं जब हमें यहां पर पहले कोई बेस मिले। तो सबसे पहला काम यहां पर एक बेस तैयार करना पड़ता है, और बेस तैयार करने के लिए एक एंजाइम आके जुड़ता है प्राइमेज, जो एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज है। और वही प्राइमेज एंजाइम यहां पर आरएनए का एक टुकड़ा बनाता है जिसको हमने कहा था आरएनए प्राइमर। मतलब यहां पर इस जगह पर यह सबसे पहले आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होता है। यह आरएनए प्राइमर बन गया, और बनाने वाला कौन था? प्राइमेज। अब यहां देखिएगा, इधर 5' है, इधर 3' है। एक तरफ 5 तो अगला 3 होगा, एक 5 तो अगला 3 होता ही है। 5 और 3 की पहचान मैंने आपको सिखाई है। फॉस्फेट फ्री हो, ध्यान से सुनना, फॉस्फेट फ्री हो तो 5' होता है, और OH फ्री हो तो 3' होता है। यहां पर 3' है, मतलब श्योर है कि यहां पर OH फ्री होगा। यहां पर क्या फ्री होगा? OH। अब समझिए, ये डीएनए की जो पुरानी चेन है, इस पुरानी चेन के अंदर मान लीजिए थाइमिन है। पुरानी चेन में क्या है? थाइमिन। तो जब यहां नई चेन बनाएंगे तो नई चेन बनाते समय यहां पर T के सामने A आएगा,
लेकिन खास बात, यहां जो ए आया इसमें शुगर भी है और फॉस्फेट भी है, मतलब यहां 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है, मतलब ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आया और इसी को यहां पर एग्जैक्टली कहा जाएगा DATP। अब आप बताओ यहां पर डी वर्ड क्यों यूज किया गया, आप बताइए डी वर्ड यहां पर क्यों यूज किया गया, इसका रीजन मुझे आप बताएंगे। डी इसलिए लिया गया क्योंकि यहां जो शुगर ली गई थी वो डीऑक्सीराइबोस थी, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर ली गई इसलिए इसको DATP लिखा जाता है। क्लियर। अब ये जो ट्राइफॉस्फेट है, ये ट्राइफॉस्फेट यहां पर ड्यूअल फंक्शन करेगा। ड्यूअल फंक्शन से मतलब ये है कि इस ट्राइफॉस्फेट पर सबसे पहले ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस पे एक्ट करता है, डीएनए पॉलीमरेज इस पे एक्ट करता है और इस पे एक्ट करता है। एंजाइम जिस पे एक्ट करता है क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट। तो यहां पर ये DATP इस एंजाइम के लिए एक तरह से सबस्ट्रेट का काम करेगा। तो पहला काम सबस्ट्रेट की तरह काम किया। जब ये यहां पर इसके ऊपर एक्ट करेगा तो यहां से 2 PP अलग होंगे, ये 2 PP अलग होंगे जिसको कहेंगे हम पायरोफॉस्फेट। ये 2 PP यहां से अलग हुए, फिर ये पायरोफॉस्फेट टूटेगा, इससे मिलेगी एनर्जी और उसी एनर्जी से यहां पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इस फॉस्फेट के साथ यहां बॉन्डिंग करेगा, यहां ऐसे ये बॉन्ड बनाएगा, यहां पे इस तरह से ये बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, ये बॉन्ड बनाने में यहां से जो एनर्जी रिलीज हुई वही यूटिलाइज कर ली गई। तो मुझे बताइए यहां ट्राइफॉस्फेट ने एनर्जी भी तो दी है, तो इसने 2 फंक्शन किए। पहला फंक्शन एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम करना और सेकंड फंक्शन एनर्जी प्रोवाइड करना। अच्छा, जैसे इनके बीच में बॉन्ड बना, अब इस शुगर का यहां पर OH फ्री रहेगा। OH फ्री रहेगा मतलब ये फिर से वही 3' होगा क्योंकि फॉस्फेट 5 पे जुड़ता है, OH फ्री रहेगा। अच्छा, इधर 5' है, इधर 3' है, चेन बनने की डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 ही रखनी पड़ती है। और 5 to 3 क्यों रखते हैं, 3 का ऑक्सीजन इसलिए फ्री रखना पड़ता है ताकि ये फिर नेक्स्ट वाले पे अटैक कर सके, इसका लोन पेयर नेक्स्ट पे अटैक कर सके ताकि आगे की तरफ कंटिन्यू चेन बने। यानी लास्ट वाले का हमेशा OH फ्री रहेगा मतलब 3' होगा। चेन बनने की डायरेक्शन हमेशा याद रखना 5 to 3 ही होती है। और 5 to 3 क्यों होती है, रीजन समझ में आया। 3 को फ्री रखना क्योंकि इसी का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट पे अटैक करेगा ताकि ये चेन कंटिन्यू बनती जाए। एक स्टेप और समझते हैं। अगर इस पुरानी चेन में यहां पर आपको समझाने के लिखा साइटोसिन है, बहुत ध्यान समझिएगा, पुरानी चेन के अंदर साइटोसिन है तो नई चेन के अंदर यहां पर आएगा ग्वानिन, लेकिन ये ग्वानिन यहां पर अकेला नहीं आता। इस ग्वानिन के साथ यहां शुगर है और 3 फॉस्फेट है, मतलब एक तरह से ये DGTP की फॉर्म में आया। अब ये DGTP ड्यूअल फंक्शन करेगा। पहला फंक्शन एंजाइम इस पे एक्ट करता है मतलब ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, यहां से 2 फॉस्फेट रिलीज होंगे जो एनर्जी दे देंगे, सबस्ट्रेट की तरह का भी काम कर रहा है, एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है। और वही एनर्जी से अब इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉस्फेट पे अटैक करेगा तो यहां पर एक बॉन्ड बनता जाएगा। फिर इस शुगर का यहां का OH फ्री रहेगा, OH फ्री रहेगा मतलब यही 3', मतलब चेन बनने की डायरेक्शन 5 to 3। और 3 को फ्री क्यों कर रहे हैं, ताकि इसका लोन पेयर फिर नेक्स्ट पे अटैक करते जाए। तो इस तरह से चेन कंटिन्यू बनेगी। चेन बनाते टाइम जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं अच्छे से आंसर आना चाहिए। चेन बनाते टाइम नया न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, डाई या ट्राई किस फॉर्म में आता है, आता हमेशा ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में है। और ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आने के बाद यह ड्यूअल फंक्शन करता है। पहला फंक्शन एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम करना, एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम करना, और सेकंड एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि इससे यहां पर ये पॉलीमर बनता जाए, चेन बनती जाए। जो बात यहां पर समझे क्लियर हुई बच्चों। और चेन हमेशा 5 to 3 बनेगी। ये बात आप बहुत ध्यान से आप समझे। ये बात सेम बात जब हम RNA बनाना सीखेंगे यानी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब भी अप्लाई होती है। तो ये बातें आपको आगे भी यूज करनी है। क्लियर। अब इसके मैकेनिज्म को और डिटेल में समझते हैं। मैकेनिज्म को डिटेल में समझाने के लिए यहां पर ये DNA लिया। इस DNA में अभी ये पार्ट इतना सा ओपन हुआ, ये पार्ट अभी थोड़ा सा यहां पर क्या कर दिया, ओपन। ओपन करने के लिए यहां पर एक एंजाइम लगा है, नाम बोलो, जो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता जा रहा है, नाम बोलो उसका, हेलिकेज। ये जो स्मॉल ओपनिंग है जहां हेलिकेज काम कर रहा है, इसी पार्ट को अब नाम दिया जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। मतलब यहां पर हेलिकेज काम कर रहा है, ये जो स्मॉल ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, इस स्मॉल ओपनिंग का नाम दिया जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। ये हेलिकेज आगे की तरफ चलता जाएगा, यानी ये फोर्क आगे की तरफ चलता जाएगा, आगे के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते जाएंगे। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे दोनों स्ट्रैंड अलग होती जा रही है। आप देख रहे हैं ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड ऐसे सेपरेट होती जा रही है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होती जा रही है। अच्छा, इस स्ट्रैंड में यहां पर समझाने के लिए इधर ले लिया 3' तो इधर होगा 5'। बहुत ध्यान समझना,
नई चेन जब भी बनती है डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 होगा। डायरेक्शन 5 to 3 है। अगर ये 3 डैश है, यहां डॉट लगाऊं तो 5 डैश होगा, यहां 5 डैश होगा और इधर क्या आ जाएगा 3 डैश, और 5 to 3 यहां हमें चेन बनानी है। अब चेन बनाने के लिए फिर से वही बात, डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 को बिठाओ, तीनों को बिठाया, और जब तीनों को बिठाया, यहां बिठाया, तीनों ने ही रेप्लिकेशन करने से मना कर दिया, क्योंकि तीनों का कहना है हमें एक बेस चाहिए, और बेस बनाने का काम प्राइमेज एंजाइम करता है, जिसने यहां पर बनाया एक आरएनए प्राइमर। तो सबसे पहले क्या बनता है बच्चों, आरएनए प्राइमर। क्यों बनता है, ताकि एक स्टार्ट हो जाए। अच्छा, यहां पर एक स्टार्ट हो गई, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है और यहां पर ऐसे कंटिन्यू आगे की तरफ चेन बनाता जाएगा। चेन कैसे बनती है अभी मैंने सिखाया था, नया न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएगा, ड्यूअल फंक्शन करेगा और इस तरह से ये चेन यहां पर कंटिन्यू बनती जाएगी। मतलब इस ओल्ड स्टैंड से, ध्यान समझना, इस ओल्ड स्टैंड से यहां पर एक नई चेन बनती जा रही है। बिल्कुल सही है, यहां पर नई चेन बन गई। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम यह आती है कि यहां पर भी तो नई चेन बनानी पड़ेगी। मतलब ये ओल्ड स्टैंड है, तो इस ओल्ड स्टैंड से यहां पर भी तो नई चेन बनानी पड़ेगी। अब बात आती है नई चेन कैसे बनाए। नई चेन बनाते टाइम ध्यान दीजिए, इधर तो 3 डैश है, अब इसका 5 डैश निकाले तो बच्चे क्या सोचते हैं कि सर यहां 3 डैश है तो इसका 5 डैश यहां होगा, तो 5 to 3 उधर से चेन बनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बच्चों इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर यहां से चेन बनवानी है, यहां से चेन बनानी है, तो इसके लिए इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, और इतने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। सेल के पास एट अ टाइम इतनी एनर्जी नहीं होती कि पूरा डीएनए एक साथ ओपन हो जाए। यह पूरा डीएनए एक साथ खुल ही नहीं सकता, क्योंकि इसको खोलने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और सेल के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है। इसीलिए सेल ने यहां पर समझदारी से काम किया। उसने क्या सोचा कि अगर यहां 3 डैश है तो यहां पर अगर डॉट लगाए तो यहां पर डॉट लगाए तो यह 5 डैश हो गया। अरे इधर 3 डैश है तो यहां डॉट लगाएंगे तो 5 डैश हो जाएगा। अब 5 to 3 इधर तो इतनी छोटी चेन बना सकते हैं, अरे यहां तो बना सकते हैं, लेकिन यहां पर सबसे पहले वही बेस तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पहले से कोई चेन नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर भी ये आरएनए का टुकड़ा बना, नाम बोलो, आरएनए प्राइमर। और फिर आरएनए प्राइमर बनने के बाद यहां पर ये चेन ऐसे बनाते हैं। मतलब यहां 5 to 3 ये इतना छोटा टुकड़ा बनेगा। बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि सर इसको 5 डैश यहां से क्यों नहीं बनाते, यहां से क्यों नहीं बनाते। इसका रीजन समझना बच्चों, इसलिए नहीं बनाते क्योंकि अगर यहां से बनाना है तो इसके लिए इतने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। डीएनए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, और इतने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और इतनी एनर्जी सेल के पास एट अ टाइम नहीं होती है। इसीलिए यहां पर इतना पार्ट खुला, तो जितना पार्ट खुला था उसमें यहां पर यह नई चेन बना दी। क्लियर। तो इसमें 5 to 3 ऐसे चेन बनाएंगे, इसमें भी बनेगी तो 5 to 3, लेकिन इधर से बनाएंगे। बात समझ में। और इधर से बनाने का पर्पस बताओ क्यों है, क्योंकि पूरा डीएनए एक साथ खुल नहीं पा रहा था, इसलिए इसको थोड़ा करके इतना सा बना दिया। जब इतना पार्ट ये बन रहा होगा, जितना पार्ट खुला इतने में नई चेन बना रहे होंगे, तब तक यहां बैठा हुआ हेलिकेज आगे की तरफ जाएगा। हेलिकेज मान लो यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, तो इतने हाइड्रोजन और टूटे, और जितने हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे उतना पार्ट ओपन होगा, फिर उसमें रेप्लिकेशन करते हैं। क्लियर। तो मान लीजिए हेलिकेज ने यहां से यहां पहुंचा, तो ये इतना पार्ट यहां से लेके यहां तक इतना पार्ट और ओपन हो गया। ये पार्ट जस्ट अभी बना ही था, यहां प्राइमर जोड़ के इतना पार्ट बनाया था, इधर प्राइमर जोड़ के इतना पार्ट अभी बनाया था, ये जस्ट बना ही था। अब हेलिकेज आगे चला गया तो इतना पार्ट खुल गया। अब आप समझना, यहां पर जो पार्ट खुला है, जितना पार्ट खुलता जाएगा उतने ही पार्ट में अब हम रेप्लिकेशन करते जाएंगे। इतना पार्ट खुला तो इसमें रेप्लिकेशन करना है। अब रेप्लिकेशन करने के लिए यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, इधर 5 डैश है तो यहां पर बनेगा 3 डैश, बिल्कुल ये एंड 3 डैश होगा। अगर मैं अगला डॉट लगाऊं, नेक्स्ट डॉट लगाऊं, तो ये नेक्स्ट डॉट फिर से कहलाएगा 5 डैश, नेक्स्ट डॉट 5 डैश होगा, और 5 to 3 ऐसे चेन यहां पर 5 to 3 ऐसे चेन बनाते जाएंगे। लेकिन एक खास बात आपसे पूछ रहा हूं मैं, यहां पर अगर चेन बनाना है तो बताइए प्राइमर लगाने की जरूरत है या नहीं है। आप यहां पर ध्यान से देखोगे, पहले से बेस बना हुआ है, पहले से चेन बनी हुई है, तो क्यों ना इसी बेस को ही आगे की तरफ कंटिन्यू कर ले। मतलब यहां बार बार प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है, और इसी बेस को कंटिन्यू करके यहां पर यह चेन लगातार बनती जाएगी। और डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं, वही 5 to 3, वही 5 to 3 बनता जा रहा है। तो 5 to 3 यहां पर यह चेन लगातार बनती जाएगी। इसमें प्राइमर केवल एक ही बार स्टार्टिंग में लगेगा,
बार बार इसको फिर कंटिन्यू आगे की तरफ बनाते चले जाएंगे। अच्छा, इधर तो नई चेन बना ली, अब प्रॉब्लम वापस इसी के साथ आती है। प्रॉब्लम तो इसके साथ आती है, यहां 3 डैश है तो यहां पर बनेगा बच्चों 5 डैश। अब सोच के बताना, यहां डॉट लगाऊं तो यहां डॉट लगाऊं तो ये बनेगा 3 डैश, और यहां डॉट लगाए तो यहां बनेगा 5 डैश। तो 5 to 3 यहां पर ऐसे चेन बनानी पड़ेगी। अब यहां पर चेन बनाना है, यहां से ऐसे बच्चों इस डायरेक्शन में यहां ये चेन बनानी है, इधर से ऐसे बनानी है। अब यहां चेन बनानी है, ध्यान से बताना, क्या यहां पहले से कोई बेस है? नहीं है। और जब पहले से कोई बेस नहीं है, यहां पहले से कोई बेस नहीं है, तब तो फिर प्राइमर लगाना पड़ेगा, मजबूरी है, यहां प्राइमर लगाना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले ये प्राइमर आके जुड़ा, ये 5 डैश एंड पर ऐसे प्राइमर आके जुड़ गया। प्राइमर जुड़ने के बाद अब इतने से पार्ट में ये एक छोटी सी चेन यहां बन जाएगी, वही 5 to 3 इधर चेन बनती जाएगी। मतलब पहले ये इतना बना, इतना पार्ट खुला तो फिर इतना बना, मतलब इसको टुकड़ों टुकड़ों में बनाते हैं। बहुत ध्यान समझना, ये वाला पार्ट पहले इतना बनता है, फिर इतना बनता है, फिर ये थोड़ा खुलेगा तो फिर थोड़ा बनेगा, ये थोड़ा थोड़ा करके बनता जाता है। जबकि ये चेन तो लगातार कंटिन्यू बनती जाएगी, यानी एक चेन कंटिन्यू बनेगी और एक चेन ऐसे डिसकंटिन्यू, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे पूछ फिर है, इस चेन को ऐसे डिसकंटिन्यू क्यों बनाया? डिसकंटिन्यू बनाने के पीछे मैं कहूं तो 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन ये आता है कि एक तो डायरेक्शन 5 to 3 रखना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डायरेक्शन ही है। डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 ही रखना है। अगर इस डायरेक्शन का चक्कर नहीं होता तो इधर 3 to 5 इधर लगातार बनाते चले जाते, लेकिन हमें डायरेक्शन पॉलीमराइजेशन की 5 to 3 ही रखना होता है, इसीलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके बनाया गया। और सेकंड रीजन आता है, पूरा डीएनए एक साथ ओपन नहीं हो पाता, क्योंकि इस पूरे डीएनए को एक साथ ओपन करने के लिए बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और इतने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी सेल के पास एट अ टाइम नहीं होती है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके बनते हैं। फिर ये हेलिकेज यहां जो बैठा हुआ है थोड़ा आगे जाएगा, ये लगातार बनता जाएगा, फिर इसमें एक छोटा टुकड़ा बनाएंगे, मतलब ये लगातार बनता जाएगा और इसको ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बनाते जाएंगे। इनमें से जो स्ट्रैंड यहां पर ऐसे कंटिन्यू बनती जा रही है, बहुत ध्यान सुनिएगा, जो स्ट्रैंड ऐसे कंटिन्यू बनती जा रही है, इस स्ट्रैंड को नाम दिया जाता है लीडिंग स्ट्रैंड या कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। लीडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि लीड करता जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार बनता जा रहा है। तो ये स्ट्रैंड तो हो जाएगी लीडिंग और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। क्लियर? ये तो लीडिंग हो जाएगी। इस वाली स्ट्रैंड को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया तो ये स्ट्रैंड कहलाती है लैगिंग या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, या इसी को एक नाम और दिया जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी एक साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट ने बताया था कि इसमें चेन कैसे बननी चाहिए, तो उन्हीं के नाम पे दिया गया ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो यहां 2 तरह की स्ट्रैंड है, एक है लीडिंग और एक है लैगिंग। 2 तरह की, लीडिंग एंड लैगिंग। लीडिंग का दूसरा नाम कॉन्टिन्यूअस, लैगिंग का दूसरा नाम डिसकंटिन्यूअस या ओकाजाकी फ्रैगमेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये बच्चों यहां पर ऐसे इस डायरेक्शन में ये रेप्लिकेशन फोर्क है, ये फोर्क की ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बताओ, जिस डायरेक्शन में ये फोर्क जा रहा है, लीडिंग, लीडिंग की बात कर रहा हूं, लीडिंग सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन, अवे डायरेक्शन? आप देखोगे फोर्क को ऊपर की तरफ है तो ये भी तो ऊपर ही जा रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्क होता है लीडिंग की डायरेक्शन सेम वही रहती है। ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। जिस डायरेक्शन में फोर्क है लीडिंग उसी डायरेक्शन में होगा। तो बात आती है फिर लेगिंग कहां बनेगा? बताओ, फोर्क तो ऊपर है और लेगिंग ऐसे बनता है, अपोजिट डायरेक्शन में देखिए आप, ये ऐसे बनता जा रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में बनता जाएगा। यानी फोर्क अगर अप फॉरवर्ड है तो यहां पर लेगिंग स्ट्रैंड उससे अवे बनती जाएगी। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, बहुत ध्यान समझेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्क, लीडिंग उसी डायरेक्शन में बनता है, जबकि लेगिंग उससे अवे डायरेक्शन में बनता है। जो बात यहां सिखाएगी बहुत अच्छे से आपको यह बात ध्यान रखनी है। एक वर्ड में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, वर्ड होता है टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट आते ही बच्चे गड़बड़ करना चालू करते हैं। एक बात यहां पर अब आप ध्यान समझिएगा, टेम्पलेट स्टैंड किसको कहते हैं? टेम्पलेट बच्चों हमेशा ओल्ड स्टैंड को कहा जाता है। ओल्ड मतलब पुरानी स्टैंड। अब आप देखो, ये जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रही है ओल्ड है, और ये हल्की सी जो ब्राउन कलर की दिख रही है न्यू है। मतलब ये तो हो गई ओल्ड और ये हो गई न्यू। अब बताओ, टेम्पलेट किसको कहेंगे? ओल्ड स्टैंड। टेम्पलेट मतलब ओल्ड स्टैंड को कहा जाता है। ओल्ड स्टैंड विच फॉर्म समथिंग, ओल्ड स्टैंड जिससे कुछ बनता है उसी को एग्जैक्टली कहा जाता है टेम्पलेट। अब यहां पर टेम्पलेट की डायरेक्शन ध्यान से देखना। टेम्पलेट की अगर मैं डायरेक्शन पूछूं आपसे, टेम्पलेट मतलब
ओल्ड स्ट्रैंड की डायरेक्शन 3 to 5 है, ओल्ड की डायरेक्शन 3 to 5 है, तो यहां पर लीडिंग बनता है। यानी ओल्ड की अगर पोलरिटी मतलब डायरेक्शन अगर 3 to 5 है तो इस पे हमेशा लीडिंग या कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बनेगी। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर ये ब्लैक कलर वाली ये तो हो जाएगी फिर से वही ओल्ड, और ये हल्की सी ब्राउनिश कलर की ये बन जाएगी न्यू। तो ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रैंड है इसको भी यहां पर कहेंगे टेम्पलेट। लेकिन इस टेम्पलेट की डायरेक्शन 4 को ऊपर जा रहा है, तो टेम्पलेट की डायरेक्शन 5 to 3 तो 5 to 3 पोलरिटी वाली अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो इससे हमेशा लेगिंग बनता है। किससे लीडिंग बनता है, किससे लेगिंग बनता है, यह पॉइंट अपनी एनसीईआरटी में लिखा है। पॉइंट एक बार फिर सुन लीजिएगा। अगर टेम्पलेट मतलब ओल्ड स्ट्रैंड, अगर टेम्पलेट 3 to 5 है, टेम्पलेट 3 to 5 है तो इससे हमेशा लीडिंग स्ट्रैंड बनेगी, और अगर टेम्पलेट 5 to 3 है तो इससे हमेशा लेगिंग या डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बनती है। जो बात यहां पर यह समझाई गई, यह बात बच्चों आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या हमने सीखा, एक आउटलाइन में दे रहा हूं। सबसे पहले यहां पर प्राइमर जुड़ा था, ये स्ट्रैंड तो लगातार बनाते जाते हैं और इस स्ट्रैंड में थोड़ा थोड़ा करके बनाते जाते हैं, और जब ये थोड़ा थोड़ा बनेगा तो हर बार यहां पर कुछ ना कुछ प्राइमर जुड़ता जाता है। जो लगातार बनेगी वो लीडिंग है, और जो टुकड़ों में बनेगी वो लेगिंग है। टुकड़ों में बनाने का पर्पस, हाँ पर्पस ये कि एक तो पूरा डीएनए एक साथ ओपन नहीं हो सकता, और डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 ही रखनी है। जो बात यहां सिखाई गई क्लियर हुई बच्चों। अब एक खास बात और, हम रेप्लिकेशन किसका कर रहे हैं, डीएनए का या आरएनए का? हाँ, हम रेप्लिकेशन यहां पर करने जा रहे हैं डीएनए का। मुझे बताओ, ये जो रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्राइमर किसके बने? आरएनए के। मतलब ये प्राइमर तो आरएनए के बने। अगर बीच में से आरएनए आता गया, ऐसे बीच में आरएनए आता गया, तो कुछ सालों बाद तो ऐसा होगा कि डीएनए में हर जगह आरएनए आ जाएगा। तो इसका मतलब इस प्राइमर को कहीं ना कहीं रिमूव करने की जरूरत है। एंजाइम आना चाहिए दिमाग में, प्राइमर को रिमूव करना है। कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो अब यहां पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है, और यही डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहां से इस प्राइमर को हटाता है। यहां से मतलब इस पे आएगा और यहां से ऐसे करके इस प्राइमर को हटा देगा। मतलब यहां से ये प्राइमर को हटा देगा, यहां से भी प्राइमर को हटा देगा, यहां से भी प्राइमर को हटा देगा। आप देख रहे हैं हर जगह से प्राइमर को हटा दिया गया, और प्राइमर हटाना बहुत जरूरी है, तो क्यों आरएनए का बना है। तो हर जगह से प्राइमर हटाया गया, और प्राइमर को हटाने वाला एंजाइम कौन सा होगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और उसी फर्स्ट ने यहां पर हर जगह प्राइमर हटा दिया। प्राइमर तो हट गया। अब सबसे मेन बात, प्राइमर तो हट चुका है, अब यहां पर गैप भरनी है, गैप फिल करनी है, मतलब छोटी चेन बनानी है। अब बात आती है वो छोटी चेन कौन बनाए। छोटी चेन बनाने के लिए 2 एंजाइम थे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन मैंने कहा था मेन तो फर्स्ट ही है। तो यहां इसमें गैप को फिल करना है, छोटी चेन बनाना है, तो यहां छोटी चेन बनाने वाला भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही होगा। मतलब यही डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहां पर एक छोटी चेन, एक गैप बनाता है। ये डीएनए की चेन बनाई जाती है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज बना रहा है। अच्छा, यहां डीएनए पॉलीमरेज ने छोटी चेन बनाई, इधर भी जहां जहां आपको ये गैप दिखाई दे रही है, ये गैप दिखाई दे रही है, इस गैप में भी यहां पर भी छोटी चेन बनाई, यहां पर भी ऐसे छोटी चेन बनाई, और ये बनाने वाला डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होगा। ये डीएनए का है, मतलब ये आरएनए नहीं, ये डीएनए की छोटी चेन बनाई। ये चेन बनाने का काम किसने किया? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। यानी दोनों काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। यहां से प्राइमर को हटाने वाला भी कौन था? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और छोटी चेन बनाने वाला भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही है। दोनों काम यही करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहां चेन तो बना देता है, लेकिन ये पुरानी चेन और इस वाली चेन को आपस में ज्वाइन नहीं कर पाता। क्वेश्चन, दोनों को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के लिए फिर एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। बात आती है वो ज्वाइनिंग एंजाइम कौन है। तो यहां ज्वाइन करने वाला एंजाइम आप ही बताइए बच्चों। ज्वाइन करने वाला एंजाइम सभी जानते हैं, डीएनए लाइगेज। तो यहां डीएनए लाइगेज आता है, और यही डीएनए लाइगेज अब यहां पर इनको ऐसे यहां पर ऐसे ज्वाइन कर देता है, ऐसे यहां पर चिपका देता है। ये डीएनए लाइगेज आएगा और इसको यहां पर ऐसे ज्वाइन करा देगा। अच्छा, सेम एज यहां पर भी ये डीएनए लाइगेज आएगा, इसको ऐसे ज्वाइन करा देगा। यहां पर भी ये डीएनए लाइगेज आएगा, और जहां जहां ज्वाइनिंग की जरूरत थी वहां पे ज्वाइन कर देगा। ऐसे इनको ये ज्वाइन करता जाएगा, ऐसे हर जगह ज्वाइनिंग हो जाएगी। अच्छा, जब ये डीएनए लाइगेज ने हर जगह ज्वाइनिंग कर दी, अब मुझे इतना बताओ, लाइगेज ने ज्वाइन कर दी, अब इसमें आरएनए कहां है? आरएनए तो है ही नहीं, क्योंकि आरएनए को तो हटा दिया।
मतलब अब इसमें केवल और केवल डीएनए ही बचा। इस डीएनए में ये जो लंबी चेन बनाई गई, इसको बनाने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये जो लीडिंग स्ट्रैंड बनाई जाती है, लेगिंग स्ट्रैंड बनाई जाती है, लेगिंग को बनाने वाला भी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही होता है। बस आप इतना ध्यान रखना, इस प्राइमर की जगह छोटी चेन बनाने वाला फर्स्ट है और ज्वाइन करने वाला लाइगेज होता है। अरे बात समझे, लाइगेज तो बस चिपकाने का काम करता है, जो पुरानी चेन थी, ये जो चेन थी, इनको बस जस्ट ज्वाइन करने का काम लाइगेज का होता है। जो यहां पर एंजाइम की बातें सिखाई गई, ये बातें सबको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि एंजाइम ने हमने क्या क्या सीखा है। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? अच्छा, जितनी बात यहां समझी एक आउटलाइन में दे रहा हूं, सबको आना चाहिए। अच्छा, एक बात पहले मुझे इतना बताइए, यहां पर जो चेन बनी है, अब ये जो नया डीएनए बनता जा रहा है, ये नया डीएनए बनता जा रहा है, इस नए डीएनए में ये स्ट्रैंड तो हो गई ओल्ड और ये स्ट्रैंड हो गई न्यू। मतलब नया डीएनए में हमेशा एक पुरानी चेन होती है और एक नई चेन होती है। कितना परसेंट पुराना है? 50% पुराना है, मतलब सेमी कंजर्वेटिव। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, यहां पर बच्चों ऊपर की तरफ आपको यहां पर एक डीएनए दिख रहा है, यहां पर 1 डीएनए, लेकिन एक डीएनए इधर, एक डीएनए इधर, मतलब 2 डीएनए बनता जा रहा है। 1 से 2 का बनना यही कहलाता है रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड हमेशा ओल्ड रहेगी, आप देख भी रहे हैं, एक तो ये ओल्ड ही है और एक इसमें नया होता है। 50% तो ओल्ड ही कंजर्व है, इसलिए नाम दिया गया था सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है। इसमें कुछ खास क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइएगा किसने क्या काम किया। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा एंजाइम? हेलिकेज। जब ये आगे जाएगा तो यहां पर दोनों को रीजॉइनिंग से रोकने वाला एसएसबी, आगे की तरफ सुपर कोइलिंग रोकना है टोपोआइसोमरेज, प्राइमर बनाना है प्राइमेज, यहां पर ये लीडिंग स्ट्रैंड बनानी है, लेगिंग बनानी है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, प्राइमर हटाना है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, गैप फिल करनी है, प्राइमर की जगह गैप फिल करनी है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एंड को चिपकाना है लाइगेज। तो मुझे बताओ इस रेप्लिकेशन में क्या केवल डीएनए पॉलीमरेज का ही रोल है? नहीं, डीएनए पॉलीमरेज के साथ साथ इसमें एडिशनली कई सारे एंजाइम, कई सारे प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। यानी डीएनए पॉलीमरेज अकेला सोचे कि मैं अकेला ही रेप्लिकेशन कर दूं, यह पॉसिबल नहीं होता। इस रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम मिलकर काम करते हैं, लेकिन इसमें एक एंजाइम का रोल आपको सबसे कम देखने को मिला। वो बस सेल में पड़ा पड़ा देख रहा है कि हाँ सब काम हो रहा है, बिल्कुल सोता रह रहा है, और वो है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, जो कि बहुत ही आलसी है। बाकी सारे एंजाइम तो काम कर रहे हैं, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का रोल आपको कहीं दिखाई नहीं दिया। तो यहां रेप्लिकेशन की समझाई गई, ये बातें आप अच्छे से ध्यान रखें। और एक इंपॉर्टेंट बात, जिस डायरेक्शन में फोर्क होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्क मतलब इस ओपनिंग को कहते हैं, और जहां से ये शुरुआत हुई उसको ओआरआई कहते हैं। अब ये फोर्क आगे चलता जाएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्क होता है लीडिंग उसी डायरेक्शन में होती है और लेगिंग उससे अपोजिट डायरेक्शन में बनती जाती है। क्लियर हुआ बेटे? अच्छा, अब हम इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स और समझ लेते हैं, रेप्लिकेशन के कुछ स्पेशल पॉइंट्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट, रेप्लिकेशन कैसी प्रोसेस है? सेमी कंजर्वेटिव है, जानते हैं सभी। बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि ओआरआई साइड से दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है, और दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है, इसका मतलब यह चलेगी बाय डायरेक्शनल प्रोसेस। तो बाय डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। ई कोलाई की बात करें, ई कोलाई में आपको ड्यूरेशन बताना है। सबसे पहले सेल डिवीजन, तो ई कोलाई की सेल का डिवीजन का टाइम होता है 20 मिनट्स, लेकिन अगर इसमें रेप्लिकेशन के टाइमिंग की बात की जाए तो रेप्लिकेशन का टाइम होता है 18 मिनट। कुछ एनसीईआरटी में यहां मिस्टेक है, कुछ एनसीईआरटी में रेप्लिकेशन की टाइम 38 मिनट दे रखी है, जो गलत है। नई एनसीईआरटी में सब में यहां 18 मिनट ही आ रहा है, तो बच्चों उसमें 18 मिनट याद रखना। तो ई कोलाई में सेल डिवीजन का टाइम 20 मिनट से याद रखिएगा, रेप्लिकेशन उससे थोड़ा सा कम टाइम में होता है, 18 मिनट में हो जाता है। क्लियर? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, 18 मिनट में पूरा डीएनए रेप्लिकेट करना है, किसका? ई कोलाई का। ई कोलाई में टोटल बेस पेयर आप जानते हैं, ई कोलाई में बेस पेयर होते हैं 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर, याद है सबको? 4.6 इंटू 10⁻6 इतने बेस पेयर है, और ये बेस पेयर कितने मिनट में रेप्लिकेट हुए? 18 मिनट में। मतलब 18 मिनट में पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा, इतने बेस पेयर रेप्लिकेट कर जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं 1 सेकंड में, 1 सेकंड में तो फिर कितने बेस पेयर जुड़े होंगे? अगर हम 1 सेकंड में निकाले तो 1 सेकंड में एक डायरेक्शन में, बाय डायरेक्शन थी, एक डायरेक्शन में अगर हम निकाले तो टोटल 2000 बेस पेयर
इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में 2000 बेस पेयर जुड़ेंगे। यानी रेप्लिकेशन में जरा सोचिए, 1 सेकंड में 2000, ये डीएनए है और यहां पर 1 सेकंड में 2000, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे 2000 जुड़ रहे हैं। मतलब 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर जुड़ जाते हैं, यानी बहुत ही फास्ट होती है। अरे सेकंड तो देखते ही हो जाता है, और देखते ही 2000 बेस पेयर जुड़ते हैं, मतलब ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है। अच्छा, फास्ट के साथ साथ एक्यूरेसी भी होती है। ऐसा नहीं कि यहां फास्ट जोड़ना है तो कुछ भी जोड़ते चले जाए, यानी रेप्लिकेशन में फास्ट के साथ साथ एक्यूरेसी होना भी बहुत जरूरी है। तो रेप्लिकेशन में सबसे मेन पॉइंट, एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना होता है, तो 2000 होता है, यानी 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर जुड़ते हैं। और रेप्लिकेशन बहुत ही फास्ट एंड एक्यूरेट प्रोसेस होती है। फास्ट तो होती है, एक्यूरेसी के साथ होती है। क्लियर? एक सबसे मेन पॉइंट, अगर बच्चों सेल डिवीजन के टाइम पर रेप्लिकेशन तो हो जाए, आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन अगर फेल हो जाए तो इससे पॉलीप्लॉइडी आ जाती है। अच्छा, ये पॉलीप्लॉइडी कैसे आ जाती है, इस बात को आप थोड़ी देर अब ध्यान से इसको समझिएगा। अगर हम यहां पर समझने के लिए हमने लिया कि मान लीजिए बच्चों, जब सेल साइकिल चली तो सेल साइकिल के टाइम पर सबसे पहली स्टेज आती है G1, उसके बाद आती है S, फिर G2, फिर आती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस तरह से साइकिल चलती है। अब इस पूरी साइकिल में रेप्लिकेशन कहां होता है, तो रेप्लिकेशन जो किया जाता है वो एस फेज में। एस फेज में एक से बच्चों यहां पर ऐसे 2 डीएनए बन गए। रेप्लिकेशन कहां हो गया, एस फेज में। एस फेज में रेप्लिकेशन हो गया। रेप्लिकेशन के बाद G2 चली, प्रोफेज चली, मेटाफेज चली। अब इस मेटाफेज के टाइम पर यहां पर एक केमिकल आ जाता है। मेटाफेज में एक केमिकल आया कोल्चिसिन। कौन सा, कोल्चिसिन। वर्ड याद रखना, कोल्चिसिन। अच्छा, कोल्चिसिन क्या करता है, यहां जो कोल्चिसिन आता है, यह कोल्चिसिन मेटाफेज में डिवीजन को फेल कर देता है। और जब मेटाफेज में सेल डिवीजन फेल हो जाता है, इसी से एक कंडीशन एराइज होती है, इसको नाम दिया जाता है पॉलीप्लॉइडी। यानी पॉलीप्लॉइडी क्यों हुआ, एक बार फिर समझना। पॉलीप्लॉइडी इसलिए हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, रेप्लिकेशन के फेल होने की वजह से नहीं। अरे रेप्लिकेशन तो परफेक्ट हुआ है, रेप्लिकेशन तो परफेक्ट हुआ, उसके बाद ये जो सेल डिवीजन है ये फेल हो गया। किसने फेल किया, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन बच्चों स्पिंडल फाइबर ही नहीं बनने देता है, और जब स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो प्रॉपर सेल डिवाइड नहीं कर पाती, और इसी से पॉलीप्लॉइडी अराइज हो जाती है। तो याद रखना, क्वेश्चन में पूछता हूं आपसे, पॉलीप्लॉइडी इसलिए आती है क्योंकि रेप्लिकेशन गड़बड़ हो जाता है, नहीं। अरे पॉलीप्लॉइडी में रेप्लिकेशन तो परफेक्ट है, रेप्लिकेशन तो ओके है, सेल डिवीजन फेल हो गया। और ये फेल किसने किया, तो कोल्चिसिन। आपके एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा है कि एनी फेल्यूर इन सेल डिवीजन आफ्टर रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी। मतलब सेल डिवीजन फेल हो जाए रेप्लिकेशन के बाद तो इससे पॉलीप्लॉइडी अराइज होती है। ये जो स्पेशल पॉइंट है ध्यान रखिएगा, रेप्लिकेशन बाय डायरेक्शन है, सेमी कंजर्वेटिव है। ई कोलाई में ये ड्यूरेशन याद रखिए, 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर एक डायरेक्शन में जुड़ते हैं बेटे, एक डायरेक्शन में जुड़ते हैं, मतलब बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट प्रोसेस होती है। ये जो स्पेशल पॉइंट दिए गए ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर?